हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, डिसैलाइनेशन और हेमोलिसिस और कुछ अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस होगा। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है डिसैलाइनेशन, कई बार बोर्ड में आ चुका है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि समुद्री पानी को, सी वाटर को पीने योग्य बना लिया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ा करके उसमें से सॉल्वेंट को निकाल लिया जाता है, मीन्स वाटर को निकाल लिया जाता है और साल्ट पीछे रह जाता है, अलग हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसैलाइनेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, देखते हैं। प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देता है, मात्र जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोक देता है, एक एंटी प्रेशर है। लेकिन कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दें तब प्रोसेस उल्टा हो जाता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर निकल करके डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर जाने लगता है। इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, व्हेन अ प्रेशर इज हायर देन ए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस तरह से प्यारे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर तो केवल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकता है, रोक भर देता है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर लगा दीजिए और ज़्यादा प्रेशर लगा दीजिए तो जो सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आ रहा था, अब सॉल्वेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर जाना शुरू कर देगा और इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जाम्पल, an important application of reverse osmosis is in the desalination of sea water. sea water यानी डिसैलाइनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से साल्ट को हटा दें तो वाटर ही बचेगा। ऑन अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्योर वाटर कैन बी मेड टू फ्लो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये कंटेनर है, देख रहे हैं ना। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके इधर फ्रेश वाटर है, इसके इधर सी वाटर है, इसमें सी वाटर है। अब इधर देखिए, ये जो प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। दिस प्रेशर इज ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब क्या होगा, इधर से सॉल्वेंट मूव करेगा। ये सी वाटर है, देख रहे हैं ना, सी वाटर है और ये फ्रेश वाटर है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेटेड वाटर है, ये डाइल्यूट वाटर है। तो अब उल्टा होगा, यहाँ से सॉल्वेंट निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकलेगा, वाटर आएगा, मतलब वाटर आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में और यहाँ साल्ट रह जाएगा, नमक रह जाएगा। इस तरह से सारा पानी इसमें से निकल करके इधर आ जाएगा और फ्रेश वाटर देखिए गिर रहा है ना। इसको कहते हैं डिसैलाइनेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो समुद्री पानी को, खारे पानी को उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देने पर उसका सॉल्वेंट, उसका वाटर निकल कर बाहर आ जाता है और उसको हम पीने योग्य बना लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पोटेबल वाटर बन जाता है। आगे देखिए, कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस हैं, जैसे हेमोलिसिस है, प्लाज्मोलिसिस है। प्यारे बच्चों, किसी सेल को जिसके अंदर सेल सैप है और उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसको हम वाटर में रख देते हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो प्यारे बच्चों वाटर से सेल में ये जो वाटर है, सेल में वाटर एंट्री करना शुरू कर देगा और सेल क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। इसको हम कहते हैं हेमोलिसिस। फूल करके बस्ट भी हो जाता है, हेमोलिसिस कहते हैं। When a cell containing fluid cell sap comes in contact of water or some dilute solution, the osmotic pressure of which is less than cell sap, वाटर का osmotic प्रेशर कम होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तब क्या होगा,
द वाटर इंटर्स इनटू द सेल सैप। अब वाटर क्या होगा, सेल सैप में इंटर करना शुरू। देखिए एरो बना हुआ है, वाटर सेल में जा रहा है। अब वो इतना वाटर चला गया कि सेल पूरा फूल जाता है। एंड इंटर्स इनटू द सेल सैप, दिस काजेज द रप्चरिंग ऑफ द सेल एंड प्रोसेस इज नोन एज हेमोलिसिस। इस तरह से किसी सेल में पानी जाए और सेल बस्ट कर जाए, रप्चर कर जाए, फट जाए, तो उसको हम कहते हैं हेमोलिसिस। ये है। अब इसी का उल्टा प्यारे बच्चों, प्लाज्मोलिसिस जो है। अब सेल को हम ऐसे रख दें कि इसके बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सेल सैप से। जो सेल सैप है इसमें, सेल सैप से इसके सैलाइन वाटर रख देते हैं। व्हेन सेल कम्स इन कंटैक्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स हायर कंसंट्रेशन, द वाटर कंटेंट फ्रॉम द सेल कम्स आउट एंड सेल इज श्रिंक्ड, और सेल सिकुड़ जाता है। इट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन, CRENATI, क्रीनेशन कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सेल सिकुड़ा हुआ सेल है, ये श्रिंक्ड सेल है, और इसके बाहर देखिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सैलाइन वाटर होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सेल में से वाटर निकल के बाहर आ रहा है। जब सेल में से वाटर निकलेगा तो जाहिर सी बात है सेल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, है ना। देखिए ये बाहर का हाई कंसंट्रेशन, सेल के अंदर का लो कंसंट्रेशन। अब सेल के सिकुड़ने को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन। ये घटना हो गया। तो दो इवेंट हो गए, हेमोलिसिस जब सेल फूल जाए, स्वेल कर जाए, बस्ट कर जाए, हेमोलिसिस जब सेल सिकुड़ जाए तो प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, अब एक प्रोसेस और है इडेमा। इडेमा क्या है प्यारे बच्चों, अक्सर लोग नमक खाने के बड़े शौकीन होते हैं, नमक खाते हैं तो क्या होता है उनके टिश्यू में पानी भर जाता है और टिश्यू फूल जाता है, उसको कहते हैं इडेमा। टिश्यू में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पीपल टेकिंग ए लॉट ऑफ साल्ट और साल्टी फूड डेवलप स्वेलिंग और पफीनेस ऑफ दियर टिश्यू। ऐसे लोग जो ज़्यादा नमक खाते हैं या नमक से अधिक नमक वाले भोजन को खाते हैं तो क्या होगा, उनके बॉडी का टिश्यू फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। एंड द डिजीज कॉल्ड इडेमा, इस बीमारी को हम इडेमा कहते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। या इसलिए होता है कि टिश्यू में जितने सेल हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और सेल के बीच बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वहाँ भी पानी कलेक्ट हो जाता है, जिससे टिश्यू फूल जाता है। इस बीमारी को प्यारे बच्चों इडेमा कहते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंस है ऑस्मोसिस के, जैसे ऑस्मोसिस हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। प्यारे बच्चों, मिट्टी में अगर किसी बीज को बो देते हैं तो बीज मिट्टी में से पानी ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा बीज के अंदर आ जाएगा और बीज स्वेल कर जाएगा, जर्मिनेट करेगा, उसका ग्रोथ होगा। बस्टिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी को निकाल करके पानी में रख दें। आरबीसी ये आरबीसी अपने बॉडी का आरबीसी निकाल करके पानी में रख दें तो पानी आरबीसी के अंदर जाता है और आरबीसी फूल जाता है और वो बस्ट कर जाता है। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। बस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से हुआ। 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटॉनिक विद ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। प्यारे बच्चों, हमारे जो ब्लड का कंसंट्रेशन है उतना उसके करीब करीब इक्वल 0.9% NaCl सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है, इसलिए दोनों आइसोटॉनिक हो जाते हैं। इन दिस सोल्यूशन आरबीसी नाइदर स्वेल्स नॉर श्रिंक्स। और इस तरह के 0.9% सोल्यूशन में आरबीसी रख दिया जाए तो न तो वह स्वेल करेगा, न तो फूलेगा, न तो श्रिंक करेगा। आरबीसी वैसे रखा जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादातर आरबीसी को 0.9% सोल्यूशन में ही NaCl सोल्यूशन में रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल, अब देखते हैं न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द शुगर which has osmotic pressure 2.46 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला है पाई इक्वल टू CRT, है ना। तो हियर गिवन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू क्या दिया है 2.46 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर प्यारे बच्चों दिया है T इक्वल टू 300 केल्विन। बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू आपको याद करना होगा, ये मैं लिख दिया हूँ। आर की वैल्यू क्या होती है 0.082
1 बहुत कम लिखते हैं, हमने लिख दिया है, आप इतना ही लिखिए 0.082 इतना लिखा करिए, है ना। एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू आपको लर्न करना है, कांस्टेंट है ना। अब आप फार्मूला लगा दो, पाई इक्वल टू सी आर टी, है ना। तो सी की वैल्यू निकालना है, कंसंट्रेशन कह रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, तो सी निकाल लीजिए, सी निकालना है हमको, सी फॉर कंसंट्रेशन, सी इक्वल टू पाई अपॉन आर टी। तो पाई की वैल्यू दिया है प्यारे बच्चों 2.46 हो गया, बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू आपको मैंने लिखा है यहाँ पर 0.0821 इंटू टी की वैल्यू क्या है 300, बस क्या है आप इसको सिंप्लीफाई कर दे 0.1 एम मोलारिटी आ गया। अब शुगर का मोलर मास निकाल लो प्यारे बच्चों, शुगर का फार्मूला है 12S22O11, ये शुगर का फार्मूला है, शुगर का फार्मूला 12S22O11 जो है। तो कई बच्चे ग्लूकोज लिखते हैं, ऐसा नहीं है, शुगर का फार्मूला है C12S22O11, इसका मालिकुलर मास निकाल लो 342 होगा, है ना। पूरा जोड़ लीजिए, 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन का आप निकालोगे तो 342 ग्राम आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये फार्मूला हमने कंसंट्रेशन में पढ़ाया है, ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये फार्मूला होता है जब मैं कंसंट्रेशन पढ़ा रहा था। तो ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूशन। अब ग्राम पर लीटर में इस मोलारिटी को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मोलारिटी कितना आया है 0.1 एम, मोलर मास ऑफ कितना है 342, है ना। बस क्या है मोलारिटी की वैल्यू 0.1 इंटू 342 मल्टीप्लाई कर दे 34.2 ग्राम पर लीटर, आंसर ये है, एक आंसर ये है। दोनों टर्म में हमने कंसंट्रेशन निकाल दिया है। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।